वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मान लो कि किसी गैस को एक सिलेंडर में फिल किया हुआ है और आप इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो इससे कितना वर्क होगा। हम वर्क का एक फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हम अलग अलग टाइप की जो प्रोसेस या अलग अलग टाइप की जो आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हम उस फॉर्मूले को यूज कर पाएं। देखो बिल्कुल आसान से एक कैलकुलेशन है। मान लो कि ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने कोई गैस फिल की हुई है और आप इसको गर्म कर रहे हो, तो पिस्टन पहले यहाँ पे था और फिर ये ऊपर जा रहा है। जितना ज्यादा आप इसको गर्म करोगे गैस को, उतना ही पिस्टन ऊपर मूव करता जाएगा और उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा। वर्क का फॉर्मूला याद है ना आपको, मैकेनिक्स में हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो फॉर्मूला यूज करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पिस्टन के ऊपर गैस ने कितना वर्क किया, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा कि इससे तेज टकराएंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर मूव करेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि अभी इसके ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है। पिस्टन जब ऊपर जा रहा है तो कितना वर्क हो रहा है एक तरह से। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मान लो अभी जो गैस का प्रेशर है अभी फिलहाल वो है मान लो P के बराबर। P क्या है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। और ये जो पिस्टन है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लो A के बराबर है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो मतलब फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। और मान लो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया dx डिस्टेंस से, तो dx डिस्टेंस से जब पिस्टन को डिस्प्लेस किया गया होगा तो इसके लिए कितना वर्क हुआ। तो क्योंकि dx एक छोटी सी वैल्यू है मतलब डिस्टेंस की, इसलिए जो वर्क होगा वो भी स्मॉल ही होगा, इसलिए मैं उसको dw लिख रहा हूं। तो वो dw बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, F इंटू डी के बराबर होगा ये। अब फोर्स की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो dw अपने पास आ जाएगा P इंटू ए इंटू डी, ठीक है। अच्छा, ये जो a इंटू डी है ये क्या चीज है, a मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और dx मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, जैसे पिस्टन यहां से यहां तक चला गया तो dx डिस्टेंस ऊपर चला गया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a। तो आप इतने इतने पोर्शन को कंसिडर करो, इतने इतने पोर्शन को, सिर्फ इतना इतना है। तो ये एक छोटा एक सिलेंडर टाइप बन गया यहाँ पे। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा उसको मैं dv लिख रहा हूँ, वो बराबर होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, यानी कि a इंटू डी के बराबर। आया समझ में। यानी कि एक्चुअल में ये जो a इंटू डी लिखा है ये वो वॉल्यूम है जो गैस का इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले पिस्टन यहाँ पे था फिर यहाँ से यहाँ चला गया तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इसका, उसको मैं dv लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो वो dv यहाँ पे पुट करेंगे तो dw क्या आ गया, p इंटू डी के बराबर आ गया। ये चीज समझ में आई क्या आपको। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई आर स्क्वायर की जगह तो a दे रखा है और h की जगह हमको dx दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना होगा a इंटू डी ही तो होगा। तो a इंटू डी को dv लिख दिया तो यहाँ पे ये dv आ गया। अब ये वो स्मॉल वर्क है जो dv से इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए हमने किया है। और मान लो इस गैस को आप गर्म कर रहे हो और इसका वॉल्यूम v1 से v2 तक इंक्रीज कर रहे हो। पहले इसका इस पोजीशन पे वॉल्यूम था मान लो v1 और ये पिस्टन और ऊपर जाएगा तो फाइनली इसका वॉल्यूम हो जाएगा मान लो ऊपर जाके कहीं पे v2। तो उस ड्यूरेशन में टोटल वर्क कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो dw का इंटीग्रेशन तो इधर आ जाएगा w यानी टोटल वर्क, और इधर आ जाएगा p dv, और कहां से कहां तक वॉल्यूम इंक्रीज करना है, v1 से v2। ये लो जी, ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो हमेशा कोई भी टाइप की प्रोसेस हो सबके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस p की वैल्यू अलग अलग होंगी अलग अलग कंडीशंस में, उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला बना लेंगे। अगर p कांस्टेंट ही है किसी प्रोसेस में, मान लो p कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन फॉर्मूला बन जाएगा, p को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, v1 से v2 इंटीग्रेशन dv। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv आएगा v के बराबर, तो w आएगा सॉल्व करने पे v और लिमिट्स क्या है v1 से v2, तो फाइनली आंसर बना w इक्वल टू p इंटू v2 माइनस v1। यानी कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो, कांस्टेंट प्रेशर अगर गैस का है तो उस कंडीशन में वर्क डन बराबर होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी गैस का वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो वो वर्क आ जाएगा जो आपने मतलब जो गैस ने पिस्टन के ऊपर किया होगा, ठीक है। या जो वर्क आपको आउटपुट में मिलेगा वो इससे निकल के आ जाएगा अपने पास। और बाकी अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तब तो ये फॉर्मूला लगाना ही है, फिर इस फॉर्मूले में p की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो पुट करेंगे फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
इस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर वर्क डन इन डिफरेंट केसेस। देखो अलग अलग टाइप की केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उनके अंदर कितना कितना वर्क डन होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। अलग अलग टाइप की प्रोसेस हो सकती है, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, कभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, कभी वॉल्यूम कम हो रहा है ना। तो देखो सबसे पहला केस हमने लिया है यहाँ पे, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब दो तरीके से कांस्टेंट हो सकता है कि मान लो किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी सिलेंडर में मान लो आपने गैस फिल की हुई है। देखो एक सिंपल एग्जांपल ले लो, ये कोई सिलेंडर है, इसमें आपने एक गैस फिल कर दी। अब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इसका जो पिस्टन है उसको आपने फिक्स कर दिया और मान लो आप इसको गर्म कर रहे हो। गर्म करेंगे तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन क्या इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा? नहीं जी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस पिस्टन को आपने फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको ग्राफ में हम ऐसे दिखाएंगे, इंडिकेटर डायग्राम में इसको ऐसे दिखाया जाएगा कि पहले जो गैस है मान लो ये स्टेट 1 पे थी और ये बाद में स्टेट 2 पे चली गई और प्रेशर तो इसका इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। वॉल्यूम जितना था पहले उतना ही है, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो बताओ वर्क डन कितना होगा? भाई वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मान लो प्रेशर कांस्टेंट है तब तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, यानी कि प्रेशर को चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आता है? वर्क। और अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन P dV V1 टू V2। अब इन दोनों ही फॉर्मूले के अंदर आप एक चीज याद रखो, अगर गैस का वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, पिस्टन मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, है ना। तो वर्क डन इस केस में होता है जीरो, याद रखेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमेशा वर्क डन जीरो होगा, चाहे प्रेशर बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो। प्रेशर कम कैसे होगा? मान लो इस गैस को आप ठंडा कर रहे हो तो अंदर प्रेशर कम होता जाएगा, जैसे गर्म करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा? कम होता जाएगा। लेकिन वॉल्यूम मान लो इसका कांस्टेंट है तो फिर ये ग्राफ बन जाएगा, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है और गैस का प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन इसका वॉल्यूम देखो नहीं चेंज हो रहा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है ऐसा बोल दे क्वेश्चन में तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ठीक है। सेकंड केसेस में हो सकता है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मान लो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ बन जाएगा इसका कि पहले इसका वॉल्यूम था V1 और बाद में वॉल्यूम हो गया मान लो V2। तो वॉल्यूम तो कंटिन्यूअसली स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जाते टाइम पे इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो इस ड्यूरेशन में वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन P इंटू V2 माइनस V1। अब V2 ज्यादा है V1 से, देख रहे हो आप ग्राफ में, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी वर्क डन विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क भी होता है इसके अंदर, तो अभी तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, इंडिकेटेड डायग्राम में एक और आप याद रखो कि ग्राफ का जो एरिया होता है, यानी ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कई बार हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हम इस ग्राफ का एरिया भी फाइंड करेंगे, आप इसको भी याद रखो। एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल वर्क डन। ठीक है, समझ में आया क्या? टोटल वर्क डन को ये रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, दूसरा केस ही हो सकता है कि मान लो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कम होता जा रहा है, इस टाइप की कोई प्रोसेस है, 1 से 2 स्टेट में जा रहे हैं हम लोग। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? तो क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, जब तक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कितना आएगा वो तो फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस केस में प्रेशर वेरिएबल है इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वर्क कैलकुलेट करना हो तो इंटीग्रेशन P dV V1 से V2 की लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देंगे, लेकिन वर्क डन आएगा पॉजिटिव ही। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है। और अगर आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर सकते हो तो उससे भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो कि ये वर्क डन कितना होगा। ठीक है। तो कई बार हम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे, कई बार एरिया हमको पता होगा, उससे हम आंसर निकालेंगे। कई बार हमें P और V1 V2 ये दे रखे होंगे, इससे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसके बाद में थर्ड केस है कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। अब वॉल्यूम सपोज करो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कंटिन्यूअसली कम हो रहा है,
गैस का प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रख दिया, लेकिन कंटिन्यूअसली उसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मान लो गैस को ठंडा कर रहे हो, तो पहले हम वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया, और आप देख रहे हो कि V2 V1 से कम है। कंटिन्यूअसली जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ वर्क डन क्या आएगा, P इंटू V2 माइनस V1। फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। अब V2 क्योंकि कम है V1 से, तो मतलब वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो याद रखना कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो और प्रेशर चेंज हो रहा हो। पहले वॉल्यूम V1 था, अब V2 हो गया, वॉल्यूम कम होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस है मान लो। अब क्योंकि वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, इसलिए वर्क डन विल बी नेगेटिव। याद रखना है कि जब भी वॉल्यूम कम होगा ना तो वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर वर्क डन 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा वो तो हम फॉर्मूलों से सॉल्व करेंगे, बाकी पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा और 0 कब आएगा, इतना तो आपको डायरेक्टली याद ही रखना है ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है फिर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जैसे कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो गैस के ऊपर, और घूम के वापस उसी स्टेट में आ जाती है गैस, मतलब उतना ही प्रेशर, उतना ही वॉल्यूम, उतना ही टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये स्टेट 1 है और ये मान लो स्टेट 2 है। मान लो किसी गैस को आप पहले एक्सपेंड कर रहे हो, ऐसे इस प्रोसेस के दौरान गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पहले V1 था मान लो, बाद में V2 हो गया। और फिर गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, और इस प्रोसेस के दौरान इस तरीके से ये गैस ये पाथ फॉलो कर रही है और वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ गई। तो देखो एक साइकिल बन गया ऐसे। ये साइकिल कोई भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ट्रायंगुलर, कैसा भी। तो अगर वापस से घूम के उसी स्टेट में गैस वापस आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, इसके अंदर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये कौन सी साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज साइकिल है। देखो ये क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम के इधर वापस आएंगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि ये मान लो कोई गैस है, इसको आप पहले एक्सपेंड कर रहे हो, ये मान लो ये प्रोसेस है जिसमें हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर इसको कंप्रेस करके वापस से आप उसी स्टेट में ले आए, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई। लेकिन ये अब उल्टा घूम रहा है साइकिल, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। अब ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। अब इनमें कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, वो समझो। देखो सबसे पहले तो मैं इस वाले केस में बात कर रहा हूँ। इस वाले केस में देखो, पहले गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रही है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रही है, और गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस ड्यूरेशन में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो इसके ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड कर लो। ये वाला जो एरिया होगा ये उस वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा जो स्टेट 1 से 2 तक गैस को पहुंचाने में हुआ होगा। ठीक है, वर्क डन जो भी आएगा ना वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या इस एरिया से वर्क डन रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो ये वर्क डन इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जब गैस स्टेट 2 से वापस 1 पे आएगी, तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्राफ के नीचे का एरिया देखना है। तो गैस स्टेट 2 से 1 पे आ रही है, तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ग्राफ के नीचे वाला, सिर्फ ये वाला। अब गैस जब एक्सपेंड होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो जब एक्सपेंड हो रही है तो ये देखो ये एरिया ज्यादा आ रहा है, और जब गैस कंप्रेस हो रही है तो ये वाला एरिया कम आ रहा है। कंप्रेस करते हैं, गैस का वॉल्यूम कम करते हैं, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। गैस जब एक्सपेंड हो रही होगी तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो कौन सा वाला एरिया ज्यादा है यहाँ पे, ये जो एक्सपेंड होते टाइम पे जो एरिया आ रहा है ये ज्यादा है, मतलब एक्सपेंड जब कर रहे हो गैस को तो उस टाइम पे वर्क डन ज्यादा है यहाँ पे, और जब कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क डन कम है। तो रिजल्टेंट वर्क कितना हुआ, तो रिजल्टेंट वर्क के लिए भी दोनों को माइनस कर लो, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब इस बड़े एरिया में से ये छोटा वाला एरिया नीचे वाला माइनस करोगे तो ये वाला एरिया बचेगा, सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा, ये आपस में कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वाला एरिया बचेगा। तो जब भी आपको किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस साइकिल का यानी कि उस लूप का एरिया कैलकुलेट करना है सिर्फ, क्योंकि बाकी तो कैंसिल ही हो जाता नहीं है। ये चीज समझ में आई क्या आपको। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में जब भी वर्क कैलकुलेट करो तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको साइकिल का एरिया कैलकुलेट करना है, पहली बात।
अब अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो आप देखोगे कि जब गैस एक्सपेंड हो रही होगी उस टाइम पे जो वर्क डन है वो ज़्यादा होगा और कंप्रेस हो रही होगी वो वर्क डन कम होगा, तो रिजल्टेंट जो वर्क है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है वो वर्क ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है ना, इसलिए वर्क ज़्यादा होगा। और जब गैस कंप्रेस हो रही है तो ये एरिया कम है, इसका मतलब ये वर्क कम होगा, तो पॉजिटिव वर्क ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो रिजल्टेंट वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज साइकिल के लिए, फॉर क्लॉकवाइज साइकिल, बताओ वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो पहले गैस एक्सपेंड हो रही है, 1 से 2 स्टेट में गई तो कितना वर्क हुआ, तो ये वाला एरिया देख लेंगे हम लोग। फिर 2 से 1 स्टेट में आ रही है, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, तो कितना वर्क हुआ, तो हम इस वाले ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया देखेंगे, मतलब ये वाला एरिया लेंगे। अब ये जो दोनों जो एरिया कॉमन आ रही है वाला पोर्शन, ये तो मतलब वर्क डन कैंसिल, और सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, तो इस वाले पोर्शन में जो वर्क डन होगा, अब क्योंकि देखो जब गैस कंप्रेस हो रही है वो वाला एरिया ज़्यादा है, वो वाला वर्क डन ज़्यादा है, और जब भी गैस कंप्रेस होती है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाला एरिया यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वर्क डन आएगा यहाँ पे नेगेटिव में। यानी कि जब भी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा, कौन सा साइकिल होगा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, जो वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अब इन दोनों से आपको एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको निकालना है, जो आपको याद रखना है कि जब भी आपको कोई भी साइक्लिक प्रोसेस दे रखी हो, तो अगर क्लॉकवाइज साइकिल बन रहा हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बन रहा है तो उसको उसका जो वर्क डन होगा उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। और वर्क डन कितना होगा, सिर्फ इस साइकिल के एरिया के बराबर, जो लूप बनेगा ना उसका एरिया फाइंड करना है। जैसे मान लो कि ये कोई प्रोसेस है और बोला कि बताओ इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है, तो क्या करना है, सिर्फ आपको इस लूप का एरिया फाइंड कर लेना है, खत्म। अब अगर ये क्लॉकवाइज साइकिल है तो इसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिख देना, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा होता तो नेगेटिव सिंबल के साथ में दिखाते, इस तरीके से दिखाना है। साइक्लिक प्रोसेस में एक चीज याद रखो कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होता है, क्यों, क्योंकि वापस से गैस घूम के उसी स्टेट में आ जाती है, तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम। इसलिए हम बोलेंगे कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कौन सी प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन वर्क डन जीरो नहीं होगा, वर्क डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज साइकिल है या एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे। क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन नेगेटिव, ठीक है।